नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है 5 की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। राहुल गांधी फिर से जमानत पर हैं। आज चाईबासा की अदालत में जो उन्होंने एक टिप्पणी की थी ना कुछ समय पहले अमित शाह को लेकर, जब अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष थे उनको लेकर एक टिप्पणी की थी, उसके बाद मामला अदालत में गया, लंबा समय चला, लेकिन आज पेशी हुई, राहुल गांधी की जमानत दे दी गई। लेकिन मामला खत्म नहीं हुआ है, मामला तो चलेगा, आगे भी सुनवाई होगी। कल भी आपने देखा, परसों भी आपने देखा, लगातार अदालत से राहुल गांधी को लेकर निराशा हाथ लग रही है। राहुल गांधी पर पहले अदालत ने टिप्पणी की, उनकी देशभक्ति को लेकर, एक तरीके से भारतीय होने को लेकर कुछ टिप्पणी की थी, जिसको लेकर पहले उनकी बहन सामने आई और आज उनके सहयोगी यानी उद्धव ठाकरे की पार्टी, उन्होंने सामना में भी एक लेख लिख दिया। मतलब सीधे सीधे राहुल गांधी के बचाव में उतरने के लिए अदालत, वो भी सुप्रीम कोर्ट, उसके खिलाफ में लामबंद हो गई है। इंडी गठबंधन, संजय राउत, उद्धव ठाकरे, प्रियंका गांधी, सभी लोग, और अभी भी केस खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कभी पेगासस का मुद्दा था, कभी राफेल का मुद्दा था, कभी नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी थी, और अभी भी कुछ ऐसे मामले हैं जिसको लेकर आने वाले दिनों में भी राहुल गांधी फिर से अदालत में पेश होते हुए दिखेंगे। तो इस बीच में सवाल यही खड़ा होता है जो आज निशिकांत दुबे, बीजेपी के एमपी, उन्होंने खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि जब मैंने एक छोटी सी टिप्पणी की थी तब सब लोग लामबंद हो गए थे मेरे खिलाफ में, और उसके बाद सभी लोगों ने मानहानि का मुकदमा, कंटेम्प्ट, इन सब की बात करने लगे थे सब लोग मिलकर। क्या मैं गरीब का बेटा हूं इसलिए? क्या मैं बड़े परिवार से नहीं आता इसलिए? क्या राहुल गांधी गांधी परिवार से आते हैं इसलिए कोर्ट भी उनसे ऊपर नहीं है? राहुल गांधी कोर्ट से भी ऊपर हैं? ये सवाल निशिकांत दुबे ने खड़े किए। तो यही सवाल जरा आज पूछने की कोशिश करेंगे कि जब टिप्पणी राहुल गांधी या गांधी परिवार पर अदालत की तरफ से की जाती है, ईडी की तरफ से की जाती है, एजेंसियों की तरफ से की जाती है, तो सभी लोग उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वैसे संविधान की दुहाई दी जाती है। तो क्या संविधान इन सबसे नीचे है? चलिए, बेहद ही खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान जिसकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में है। चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था, सच था। इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व, और मैं लाइटली नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। राहुल गांधी ने तो बार बार कहते कि मेरे पास एविडेंस है, मुझे पूरा विश्वास है राहुल जी के पास एविडेंस होते हैं और बिना एविडेंस राहुल जी कभी बात नहीं करते। कौन सच्चा भारतीय है, कौन सच्चा भारतीय नहीं है, ये तो मुझे लगता है कि मतलब न्यायपालिका के प्रति पूरे आदर के साथ कह रही हूँ कि ये तो उनके दायरे में नहीं होता डिसीजन। ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। ये अन्याय नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने अपनी सदस्यता रद्द होने के बाद संविधान की हत्या कर दी, इस देश में इमरजेंसी लागू हो गया। क्या यही मानसिकता गांधी नेहरू परिवार की नहीं दिखाई दे रही है? मैंने भी वक्फ के ऊपर तो एक ऑब्जर्वेशन के ऊपर ही कहा था ना कि पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, हिंदू और मुसलमान की इसके लिए लड़ाई हो रही है, आपको जो फैसला है आप कर दीजिए। लेकिन मेरे ऊपर तो उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ले लिया, मेरे ऊपर 6 पेज का जो है जजमेंट दे दिया। पूरा एनजीओ, पूरा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, सारे लोग एक्टिव हो गए। आज कहाँ हैं लोग? इसीलिए कि मैं परिवारवादी नहीं हूँ, मैं एक छोटे परिवार से आकर जो है यहाँ का सांसद हूँ, मेरे ऊपर सारे नियम कानून लागू होते हैं, लेकिन गांधी परिवार के ऊपर कोई लागू नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो न्यायपालिका पर लोगों का अविश्वास हो जाएगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, मैं ये बोलना चाहूंगा कि मिलिट्री का सैटेलाइट इमेजिंग जो होता है 24/7 24 घंटा नजर रखते हैं थ्रू सैटेलाइट्स बॉर्डर के ऊपर, और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल चीफ जस्टिस या जो जजेस थे उन लोगों ने आर्मी से
अगर इंफॉर्मेशन मांगा होता कि ये सही है या नहीं है तो बेहतर होता, बिफोर पासिंग सच रिमार्क्स ऑन द लीडर ऑफ ऑपोजिशन। उन्होंने जिस ढंग से कहा वो बिल्कुल गलत है। ऐसा उन्होंने ये ध्यान में रखना चाहिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन के ये है, कॉन्स्टिट्यूशन के रखवालदार हैं। आपको राजनीति में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आप वो मर्यादा छोड़ रहे हैं और ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा मैं समझता हूँ। उसमें क्या गलत हो गया कि लगातार संसद के बाहर मीडिया पर वो लगातार टिप्पणी पर टिप्पणी करती जा रही हैं। ये कोर्ट का एकदम क्लियर केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, अवमानना का मामला है। हम लोग अवमानना का एक याचिका दायर करेंगे, कोर्ट से आग्रह करेंगे कि नोटिस हो, उनको सजा हो। तो इन बयानों से तो ऐसा ही लग रहा है कि अब कोर्ट को क्या कहना है, क्या टिप्पणी करनी है, क्या वर्डिक्ट देना है, ये सब कुछ कांग्रेस पार्टी ही बताएगी, कांग्रेस पार्टी तय करेगी। क्योंकि इस तरह से बताया जा रहा है कि कोर्ट ने सही किया या कोर्ट ने गलत किया, और इस बीच में निशिकांत दुबे की दलील वो भी तो इग्नोर नहीं की जा सकती ना। चलिए खास मेहमानों का परिचय करा देते हैं और उसके बाद डिबेट की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ चारू प्रज्ञा जी मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। तहसीन पूनावाला जी मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी एलजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही हमारे साथ सुषमा अंधारे जी भी हैं, जो कि उद्धव गुट शिवसेना की तरफ से, यूबीटी की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं आज। लेकिन मैं तहसीन पूनावाला जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। ये बयानों से तो अब ऐसा ही लग रहा है ना कि कोर्ट क्या करे क्या नहीं करे ये भी अब कांग्रेस तय करेगी। और निशिकांत दुबे ने क्या कसूर किया था कि उनके खिलाफ सब लोग राशन पानी लेकर चढ़ गए? अब उन्होंने तो बेसिक सवाल खड़ा किया है कि क्या वो क्योंकि किसी बड़े परिवार से नहीं है, गांधी परिवार से नहीं है, इसलिए उनका बोला गया जो भी था वो गलत हो गया, और राहुल गांधी जो बोले वो ठीक। थैंक यू रीमा जी, आपके साथ शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिल रहा है, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। शो शुरू होने से पहले मैं भगवान से, अल्लाह से दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हर भारतीय को, या अपने स्टूडियो में जितने लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर भारतीय को निशिकांत दुबे जैसा गरीब और साधारण बनाए। हर उन्होंने गरीब नहीं कहा, उन्होंने गरीब नहीं कहा अपने आप को। रीमा जी आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। नहीं, लेकिन गरीब नहीं कहा उन्होंने। बट मैं अपनी बात रख दूं, उसके बाद आप कीजिए। उन्होंने कोई बात नहीं, मैं अपनी बात रख, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऐसे ही साधारण बना दीजिए। क्योंकि उन्होंने कहा मैं साधारण परिवार से आता हूं। क्या कानून गांधी परिवार पे नहीं लगता है? तो कानून तो वर्तमान सरकार को लगाना चाहिए, लेकिन वो अलग बात है, पार्लियामेंट को लगाना चाहिए। निशिकांत दुबे जी की स्टेटमेंट ये था कि पहले के जो हमारे चीफ जस्टिस है, जस्टिस संजीव खन्ना, वो इस मुल्क में सिविल वॉर लगा रहे। मैं जानता हूं आपको व्यक्तिगत तौर से, आप बहुत सम्मान करती है हर संस्था का। इस स्टेटमेंट और किसी और स्टेटमेंट में अंतर है, बहुत अंतर है। निशिकांत दुबे जी ने कहा कि संजीव खन्ना इस देश में सिविल वॉर लगाने जा रहे हैं, और इसका खंडन मैंने, आपने, चारू प्रज्ञा ने नहीं, माननीय नड्डा जी ने किया था। क्या नड्डा जी को नहीं समझा कि निशिकांत दुबे जी एक साधारण परिवार से आ रहे थे? क्यों किया खंडन? अब मैं आता हूं मूल की बात पर। मैं इस बात में बिल्कुल अग्री करता हूं और मैं अपनी बात पर कायम हूं कि हर टिप्पणी को संवैधानिक संस्था को, जैसे इस केस में कोर्ट हुआ, किसी भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति को, चाहे वो किसी प्रदेश या सूबे के मुख्यमंत्री हो, विपक्ष के नेता हो, प्रधानमंत्री हो, वो गरिमा मेंटेन करते हो, उन पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी बात को सिद्ध करता हूं। मेरे प्रधानमंत्री, हम सबके प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन पे सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की लिखित में कि वो बांसुरी बजा रहे थे जब गुजरात जल रहा था। मैं उस टिप्पणी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बाद में उनको क्लीन चिट मिला। क्या इस तरह की टिप्पणी कोर्ट को करना चाहिए, चाहे वो मोदी जी हो या राहुल जी? और मैं इसलिए बात को बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, चारू की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। कल वो दिन दूर नहीं है, चाहे किसी का भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी का, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उसे समन कर देगी। ये चीज को बहुत गरिमा से मेरी बात को समझिए। एक होता टिप्पणी जो निशिकांत दुबे जी ने किया, व्यक्तिगत टिप्पणी संजीव खन्ना जी पे, वो गलत है। लेकिन क्या एक संवैधानिक संस्था को किसी भी व्यक्ति पर व्यक्ति विशेष टिप्पणी करते देशभक्ति या ये कहना कि आप बांसुरी बजा रहे थे जब गुजरात चल रहा था, यह अधिकार होना चाहिए? ये बहुत जरूरी है हमारे जमहूरियत और लोकतंत्र में इसकी चर्चा करना।
आगे आप सब समझदार हैं, मुझसे ज्यादा समझदार हैं, तो आप सोचिए कि अगर राहुल गांधी जी पे कोर्ट की टिप्पणी ठीक है जो ओरल थी, तो फिर नरेंद्र मोदी जी पे वो लिखित टिप्पणी क्या सही है या गलत है, ये मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं। नहीं, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे याद है चारू प्रज्ञा जी, जब जब टिप्पणी कोर्ट की तरफ से बीजेपी के किसी भी नेता पर हुई है तो इस तरीके से बवाल नहीं काटा गया है और कोर्ट का सम्मान ही हुआ है हर बार। लेकिन अभी क्योंकि मामला राहुल गांधी का है, इसलिए तहसीन पूनावाला को भी इसको डिबेट के तौर पर लेने की जरूरत लग रही है कि अब इस पर डिबेट होनी चाहिए कि आखिर कोर्ट को क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। क्या अंतर है कुछ? रीमा जी नमस्ते। देखिए, राहुल गांधी की एक आदत हो गई है और ये आदत इसीलिए पड़ पा रही है क्योंकि उनकी हर गलती माफ कर दी जाती है, पर्दे के पीछे छुपा दी जाती है, कारपेट के नीचे धकेल दी जाती है और उनको एड्रेस नहीं किया जाता। अब वो समय नहीं रहा। ये टिप्पणी नहीं है, आप इसको ध्यान से देखिए और समझिए, ये एक सवाल है और सवाल साफ तरीके से पूछा गया था। आप उंगली उठा रहे हैं हमारे देश के जवानों पर, उनके दिए हुए बयानों पर, तो आप ये सवाल कैसे उठा पा रहे हैं अगर आप भारतीय हैं? राहुल गांधी ने नहीं बताया उनके पास प्रूफ क्या है, उनके पास दस्तावेज क्या है, उनके पास सैटेलाइट इमेजरी क्या है, उनके पास डॉक्यूमेंट क्या है। और अगर आपकी बातें इतनी महत्वपूर्ण है तो आपने संसद में क्यों नहीं उठाई? और केवल इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन दिया। अच्छा, ऑब्जर्वेशन तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा के समय पर भी दिया था ना, और बहुत भयानक ऑब्जर्वेशन था। तब तो मुझे नहीं दिख रहा था कि कांग्रेस के या विपक्ष के किसी भी नेता को, किसी भी प्रवक्ता को समस्या हो रही थी। आज राहुल गांधी के वकील ने खुद ये माना है कि राहुल गांधी के 20 के करीब केसेस पेंडिंग हैं, इसी तरीके के केसेस में, इसी तरीके के स्पीच में कहीं कुछ बोल दिया, कहीं झूठ बोल दिया, कहीं बिना किसी तर्क के, बिना किसी प्रूफ के एक बयान दे आए। 20 केसेस। तो इससे तो ये समझ में आता है या तो ये इंसान इतना ज्यादा एरोगेंट है कि इनको लगता है कि आपको ना प्रूफ की जरूरत है ना सच्चाई की जरूरत है, जो मन किया आप बोल गए, या वो इतना बालक बुद्धि है, सॉरी मुझे इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि 20 केस हो गए आपके खिलाफ, लेकिन आज भी आप सोच समझ के बोले। और मैं आपको थोड़े से उदाहरण देना चाहती हूँ। ये आज पहली बार नहीं है, क्योंकि आज अमित शाह जी के केस में समन हुआ है। 2 दिन पहले जो डिबेट हो रहे थे वो उस केस में हो रहे थे जब राहुल गांधी जी ने हमारी सेना के ऊपर सवाल उठाया था। थोड़े समय पहले हम डिबेट्स पे बैठे हुए थे जब राहुल गांधी जी ने वीर सावरकर के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी थी, और तब तो कोर्ट ने ये तक कह दिया था कि अगली बार हम सुमोटो कॉग्निजेंस ले लेंगे। अच्छा, झूठ बोलने की प्रक्रिया आप ये देखिए कितनी गहरी हो चुकी है राहुल गांधी की। इन्होंने झूठ बोला कुछ ही दिन पहले कि अरुण जेटली जी, स्वर्गीय अरुण जेटली जी, किसान कानूनों को लेकर राहुल गांधी के पास आए थे, जबकि अरुण जेटली जी उस समय जीवित ही नहीं थे जब किसान कानून संसद में इंट्रोड्यूस करे गए थे। तो झूठ बोला। थोड़ी सी रिसर्च करते, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते, इनको पता चलता कि आप लंबा चौड़ा झूठ बोल रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन की बात देख लीजिए। आजकल जो ये बातें इलेक्शन कमीशन को लेके कही जाती है, एसआईआर को लेके कही जाती है, उसका इनके पास क्या तर्क है, क्या इनके पास प्रूफ है? कुछ भी नहीं है। और ये क्यों ऐसा चल पा रहा है? क्योंकि आपको जो बयान देना है आप एक पोडियम पे खड़े होकर देते हो, हाथ में माइक पकड़ के देते हो। अगर आप में दम होता, यही बयान आप सुप्रीम कोर्ट में जाके क्यों नहीं देते? यही तर्क के दस्तावेज बना के सबमिट क्यों नहीं करते? आप संसद में ये सवाल क्यों नहीं उठाते? समस्या ये है कि जब भी एक समय आता है एक टीम चुनने का, राहुल गांधी टीम एंटी इंडिया में पाए जाते हैं। ये 2 और मेहमान, ठीक है, 2 और मेहमान, हाँ ठीक है, 2 और मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब कभी वो कहते हैं मैं ऐसा बोलूंगा भूकंप आएगा, कोई भूकंप नहीं आया। फिर उन्होंने कहा था मैं 5 तारीख को ऐसा कुछ खुलासा करने वाला हूं, सबूतों का अंबार, जिससे कि परमाणु बम भी जिसके आगे फेल हो जाएगा। फिर कल 5 अगस्त निकल गई, सब इंतजार करते रहे, कुछ नहीं हुआ। तो ये तो वही बात हो गई ना, कौन सीरियसली लेगा? अदालत भी सीरियसली नहीं ले रही है राहुल गांधी को। फिर चारू से मैंने जो भी प्रश्न पूछा, चारू ने उसका जवाब नहीं दिया। हालांकि चारू बहुत अच्छी प्रवक्ता है। क्या मोदी जी पे स्टेटमेंट्स एक्सेप्टेबल है कोर्ट की, जैसे राहुल गांधी पे? उसका जवाब नहीं आया, दर्शक समझ गया। मैं दूसरे, चारू ने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा। चारू ने पूछा अगर राहुल गांधी जी के पास ऐसा कोई तथ्य होता कि चाइनीज इंट्रूजन अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि ये जो टिप्पणी ये अरुणाचल प्रदेश को लेकर थी, लद्दाख को लेकर नहीं, तो फिर मैं चारू तो पार्लियामेंट में क्यों नहीं किया? चारू जी, तापिर गांव नाम के बीजेपी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नवंबर 2019 में पार्लियामेंट सेशन के अंदर लोकसभा में डिबेट के अंदर बोलते हैं, और मैं उनको वर्बैटम कोट करता हूं, इंग्लिश में बोले उन्होंने, मैं हिंदी में कहता हूं कि 25 किलोमीटर अंदर
चीन ने नया गांव बसाया है, 2018 से शुरू हुआ और डोकलाम जैसी स्थिति हो सकती है। इस क्लेम को 2022 में विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर जनवरी में जब वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 17 साल के एक लड़का मिरम तराव को पीएलए यानी कि चीन की सेना ने अबडक्ट किया अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट से, जहां पे चीन ने 3-4 किलोमीटर अंडर एक नया रास्ता बनाया भारतीय टेरिटरी में 2018 में। ये आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपके। अब आप मुझसे पूछते कि मेरे राहुल गांधी के पास सबूत कहां से आया, मेरे जज साहब भी पूछते, मैं आपसे पूछता हूं, आपके एमपी ने जब ये बात लोकसभा में की तो आपने सबूत नहीं मांगा। ठीक है, मैं अब जरा 1 मिनट के लिए सुषमा जी आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि धीरेन्द्र जी आपको भी इसी बात का जवाब देना पड़ेगा ना, जिस बात के ऊपर मैं सुषमा जी के पास जा रही हूँ। सुषमा जी, क्या हो गया? मतलब संजय राउत को बीच में कूदने की क्या जरूरत थी अदालत के मामले में? मतलब लॉयल्टी चलिए समझ में आ रही है, वो तो ठीक है, लेकिन सामना बाला साहब ठाकरे की विरासत, बाला साहब ठाकरे उसमें लेख लिखते थे, वो आज अदालत से इस बात को लेकर के रुष्ट है और गुस्सा है और टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी की है। नहीं, एक बात आप समझ लीजिए कि भारत के संविधान में 2 बेसिक प्रिंसिपल रहे हैं, और वो 2 बेसिक प्रिंसिपल इस तरह से है कि एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और दूसरा जो है वो किसी भी तरह का नॉन इंटरफेरेंस, कि कहीं आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। अब ये जो स्वायत्त सारी जितनी भी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस है, इन्होंने अपना काम अपने से ठीक से करना चाहिए, और कोई एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन किसी दूसरी इंस्टीट्यूशन के अंदर झांक नहीं सकती है। किंतु इस देश में जिस तरह के बदलाव आए हैं, खासकर 2014 के बाद, वो बड़े दिलचस्प ऐसे बदलाव है। मैं जरा आपको बतला दूं कि मैं ऑनरेबल कोर्ट का पूरा रिस्पेक्ट करती हूँ, और रिस्पेक्ट कोर्ट की कोई जब टिप्पणी होती है तो उस टिप्पणी को हालांकि हम रुझान के तौर पर या रिजल्ट के तौर पर या कोर्ट के ऑर्डर के तौर पर नहीं देखते हैं, लेकिन कोर्ट जब एक टिप्पणी करता है कि क्या वह सच्चे भारतीय है, तो हमें एक तरह से अचरज हो जाता है कि क्या सही मायने में सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी करने की कोई जरूरत है? और अगर हम सच्चे भारतीय है कि नहीं, इस पर क्या बीजेपी तय करेगी? क्या बीजेपी वाले ही तय करेंगे कि सर्टिफिकेट हम ही बांटेंगे? एक सेकेंड, मैं जरा लेट मी फिनिश व्हाट आई एम सेइंग। मुझे आपको यह बतलाना पड़ेगा कि टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने जरूर की है, किंतु क्या सुप्रीम कोर्ट को भी हमें शायद यह बड़ी रिस्पेक्ट से और बड़े सम्मान के साथ बतलाना पड़ेगा कि आपने कहा ये एक बार ठीक है, लेकिन यहाँ आए दिन बीजेपी के लोग जो रोज सर्टिफिकेट बांटते घूमते हैं कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है, तो इनका क्या ऐसा संबंध है? इन्होंने कौन से ऐसे स्वतंत्रता चुनाव में कूद लगाई थी? इन्होंने कौन से अपनी शहादत दी थी जो ये इस पर अधिकारवाणी से बोलेंगे? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि संजय राउत का क्या इसमें रिश्ता है कि वो इस आग में कूद पड़े? तो हम आपको बतला दे, संजय राउत जी एक सांसद है, राहुल जी सांसद है, सारे लोग पॉलिटिकल अलायंस में है, हमारे मित्र पक्ष के, और अगर कोई उंगली करता है तो यह बहुत ही सहज बात है कि हम उसका जवाब दे। अब रही बात बीजेपी के प्रवक्ता की, कि बीजेपी की प्रवक्ता बड़ी नुपुर शर्मा और कुछ उदाहरण दे रही थी, शायद वह भूल रही है कि नुपुर शर्मा की जो बात थी वह इस देश की एकता और अखंडता में दरारें लाने वाली बात थी, इसलिए उस पर टिप्पणी होना बड़ा सहज था, लाजमी था। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं बल्कि पूरे देश से उस पर रिएक्शंस आने बड़े लाजमी थे। किंतु अभी जो पूनावाला जी ने जो बात कही वो बड़ी गौर करने तलब है कि आप ही के सांसद तापिर साहब जब कहते हैं कि अरे भाई 50 से 60 किलोमीटर बोल चुके हैं। एक सेकेंड लेट मी स्पीक। और दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि जब कहा जाता है कि आप संसद में क्यों नहीं बोलते हो, आप बाहर क्यों बोल रहे हो, तो हमारी दिक्कत ये है कि आप लोग हमें संसद में बोलने कहाँ देते हो? अच्छा ठीक है, तो ये बात है कि संसद में नहीं बोलने दे रहे इसलिए बाहर। अब मुन्ना जी का मुझे रुक करना है, लेकिन ओके क्विक रिएक्शन चारू प्रज्ञा।
थैंक यू वेरी मच। देखिए, हर जगह मैं तापिरगांव जी का नाम सुनती हूँ, तहसीन ने भी बोला, बिल्कुल ठीक बात है, हमारे एक MP ने इस बात को उठाया था, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन को इंडियन आर्मी ने खारिज कर दिया था। इंडियन आर्मी ने एक ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन, एक स्टेटमेंट इशू किया था, और अगर आप चाहें रीमा जी, मैं आपको वो पढ़कर सुना देती हूँ। इंडियन आर्मी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने 19 जनवरी 2022 को एक स्टेटमेंट इशू किया था, और उसमें ये साफ कहा गया था कि इस तरीके का कंफ्यूजन इसीलिए हो सकता है क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल कभी कभी बेसिकली उनका यह है कि इट इज अप्रोक्सीमेटली 25 किलोमीटर्स फ्रॉम द लाइन ऑफ कंट्रोल, देयर इज नो परमानेंट प्रेजेंस ऑफ ईदर चाइनीज सोल्जर्स और सिविलियंस इन दिस एरिया एंड द ब्रिज हैज नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड रिसेंटली। तो मुझे एक बात बताइए, जब हमारी आर्मी का कोई निर्णय आता है, आप आर्मी को कोट करने के बदले कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी हो। आपको किसकी बात सुननी चाहिए? जो चाइनीज प्रोपेगेंडा अपने देश में चला रहे हैं वो आपको सुनना चाहिए, या हमारी इंडियन आर्मी जो ऑफिशियल? ये सिर्फ चाइनीज प्रोपेगेंडा की, ठीक है। संजय राउत जी अपने आप को बहुत ही, आप उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करके ना, संजय राउत जी ने कहा कि बिना प्रूफ के राहुल जी कुछ नहीं बोलते। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो अभी बयान अरुण जेटली जी पर दिया गया है, उसका क्या प्रूफ है भाई? जो इंसान इस दुनिया में सब अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, प्लीज कोई किसी के बीच में नहीं, कोई किसी के बीच में नहीं, लेकिन नहीं, एक मिनट, क्योंकि ये सिर्फ सेना का मामला नहीं है। अभी धीरेन्द्र जी ने भी आज एक पोस्ट किया सोशल मीडिया पर। अब सिर्फ ये मामला, धीरेन्द्र जी, क्या सिर्फ ये सेना पर जो टिप्पणी की गई उसी का मामला था, या जो आज आपने लिखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर ट्रंप जो बोल रहे हैं राहुल गांधी उनके साथ भी खड़े हुए हैं और उस पर भी बोल रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है? तो मामला सिर्फ एक ही नहीं है, हर मुद्दे पर राहुल गांधी, सरकार, सेना, उन सबके खिलाफ बोलते हैं। धीरेन्द्र जी। रीमा जी, एक मिनट। रीमा जी, पहली बात देखिए कि न्यायालय पर ही नहीं, राहुल गांधी जी किस संस्था और किन पर नहीं बोला है आप याद कर लीजिए। सावरकर जी से लेकर के सावरकर जी हो, सनातन, सेना, धर्म, ईडी, सीबीआई, ईसीआई, कोई बचा भी है क्या? और ये दुनिया की पहली ऐसी संसद में ये विरोधी दल के नेता हैं कि जब यहाँ पे टैरिफ लगता है और अपने ही देश पर ये सवाल उठाते हैं, बाकी जितने भी देशों पर टैरिफ पर लगा है वहां का पक्ष और विपक्ष साथ में खड़ा रहा है, सिवाय आदरणीय हमारे एलओपी के। ये उनको वहीं की भाषा अच्छी लगती है जो अपने देश के खिलाफ में बोली जाती है। तो न्यायालय, तो हम ही लोगों में से ना न्यायालय में भी लोग बैठते हैं, आखिर वो भी इस देश को ही चलाना चाहते हैं। 4 स्तंभ में से एक वो भी है ना, जैसे आप हैं। तो क्यों नहीं, अगर आपको लोकतंत्र पर और आपको देश प्रेम नहीं है क्या रीमा जी? न्यायालय में बैठे लोगों को देश प्रेम नहीं है क्या? सदन में बैठे लोगों को भी है। तो अगर आपस में हम नहीं एक दूसरे को देखेंगे तो आखिर देखेगा कौन? जिस तरह से गुजरात में जब इनका एक बार लोअर कोर्ट में बेल रिजेक्ट हुआ था, तो कांग्रेस के एक बड़े वकील हैं, कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने भी कहा था कि इनके लेगेसी को देखते हुए इनका बेल दे देना चाहिए था। क्या समझते हैं भाई, ये कांग्रेस वाले है क्या? न्यायालय को अगर चलाना है, अगर देश में न्याय व्यवस्था को ठीक रखना है, तो आप सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जिस तरह से आपकी दादी के समय में चला करता था। उस समय इमरजेंसी के दौरान में किस तरह से कोर्ट को आपने अपना इस्तेमाल किया। जो लोग आपके विरोध में रहे या सरकार के पक्ष में खड़े नहीं रहे, उनके साथ आपने क्या क्या किया, ये पूरा आप गूगल करके भी देख सकते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ये आदतन इस तरह से कर रहे हैं, और ये देखिए ना, लगातार वो कर रहे हैं। आज जब पूरा देश पिछड़ा प्रधानमंत्री बना लिया, पिछड़ा मुख्यमंत्री बना हुआ है, दलित लोग आगे बढ़े हुए हैं, दलित आदिवासी राष्ट्रपति बनी हुई है, तब ये कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं कि सबसे बड़ा संविधान बचाने वाले हम, पिछड़ों की कितनी संख्या, दलितों की कितनी संख्या, जबकि इनको ये भी नहीं पता है कि देश का अति पिछड़ा वर्ग से आने वाले सबसे मजबूत प्रधानमंत्री विश्व के आदरणीय मोदी जी। नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से पिछड़े समाज से बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए। तो ये कौन सी बात करते हैं, खुद कंफ्यूज रहते हैं। और सदन के अंदर में जिस तरह से भारत के इकोनॉमी इकोनॉमी कहते हैं, ये घोर आश्चर्य का विषय है। एक तरफ आप कहते हैं कि सदन में बोलने नहीं दिया जाता, सदन को आप मांगते हैं कि चलो SIR पे चर्चा करो, जो कि बिल्कुल वैध नहीं है।
अगर डेड इकोनॉमी कहा इस पर आप चर्चा मांगिए ना, हम भी चाहते हैं कि चर्चा हो। एग्जैक्टली पॉइंट यही है तहसीन पूनावाला, जी। डेड इकोनॉमी आप कह दोगे, आप भारत की हर चीज पर सवाल खड़ा करोगे और फिर उसके बाद जब हाय तौबा मचेगी तो फिर आप हिट एंड रन करके भाग जाओगे। रुकिए जरा सुषमा जी 1 मिनट, क्योंकि तहसीन पूनावाला से सवाल है ये। थैंक यू रीमा जी। चारू जी ने, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ सबसे अच्छे प्रवक्ताओं में से, आर्मी का स्टेटमेंट पढ़ा इसी स्टेटमेंट को लेकर 2022 का, लेकिन आपने गौर फरमाया 2019 के उन्हीं के एमपी के स्टेटमेंट को किसी ने रिजेक्ट नहीं किया। अच्छा, आप मेरे अब सवाल पे नहीं 2022 आओगे में आज मैं ना, हर बिल्कुल चीज में भी। मैं हर आप चीज का अपना- जवाब, अपने मैं बात कोई पे भी ही सवाल बोलोगे। से नहीं भागूंगा, हर चीज का। क्या चारू जी बीजेपी की ऑफिशियल प्रवक्ता है कह रही है कि मिराम तराव नाम का व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश से चाइना की सेना ने किडनैप किया था या नहीं किया था? चारू इसका जवाब हाँ या ना में दे दो कि इसके बाद मैं सबूत बताऊंगा कि वो किडनैप हो रहा, क्योंकि उसके इंटरव्यू में उसने माननीय प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया है रिलीज होने के बाद, और कहा है कि चीन ने उसी इंटरव्यू में वहां पे गांव बसाया है। तो दोनों सर यार वीरेंद्र जी ऐसे नहीं होता, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, ऑडियंस को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसे डिस्टर्बेंस वाले डिबेट में नहीं करता हूं। आप रुक जाइए, मैं अपनी बात रख दूं, क्योंकि फेयर होनी चाहिए डिबेट, प्लीज सर। तो एक चीज, या तो राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे तो इनके एमपी भी झूठ बोल रहे, इनके एमपी भी झूठ बोल रहे तो जो व्यक्ति किडनैप हुआ वो भी झूठ बोल रहा, और वो व्यक्ति झूठ बोल रहा तो प्रधानमंत्री को थैंक यू क्यों बोल रहा, और प्रधानमंत्री जी को थैंक यू बोल रहा तो गांव कैसे बसा, इनका एमपी बता रहा है। पहली बात। दूसरी बात पे हम आते हैं, तो आप कह रहे हो आर्मी चीफ जो थे उस वक्त के वो झूठ बोल रहे थे। आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट है बिल्कुल नहीं, आर्मी चीफ का बयान बिल्कुल सही है कि जो हमारी क्लेम टेरिटरी कभी कभी चाइना उसमें आती है, ये बिल्कुल सही है। जैसे लद्दाख के अंदर 1 इंच जमीन भी नहीं दी गई, नहीं ली गई वहां चाइना की तरफ से, ये बयान था वन लाइनर। वो इस पर नहीं है, वो लद्दाख पे, पर लद्दाख पे मैं आ जाता हूं, कोई दिक्कत नहीं, हर चीज के लिए लद्दाख पे आ जाता हूं कि वो प्रधानमंत्री जी का भी स्टेटमेंट है, सेना प्रमुख की बात को तो कम से कम बिल्कुल गंभीरता मानता से लेना हूं, चाहिए। मैं बिल्कुल मानता हूं आर्मी में तो दम है, लेकिन मैं बिल्कुल, क्योंकि वो लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में था। एक लाइन में देते फिर मैं आपके अगले सवाल पे आता हूं। हम लद्दाख में फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे 2020 के पहले, आज हम सिर्फ फिंगर 4 तक करते। क्यों? तो क्या फिंगर 4, मैं मानता हूं अब वो चाइना अपना क्लेम करता है और हम मानते हैं अपनी टेरिटरी। चारू, क्या हमने अपना टेरिटरी छोड़ दिया? और नहीं छोड़ा तो हम अपनी टेरिटरी पे पहले जैसे क्यों हम पेट्रोलिंग नहीं कर रहे फिंगर 8 तक? और ये मेरा स्टेटमेंट नहीं, ये मिलिट्री ऑफ डिफेंस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, क्यों नहीं करते फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग। अब आते हैं संस्थाओं पर। धीरेन्द्र जी ने बहुत अच्छी बात उठाई, हर संस्था का सम्मान होना चाहिए, आई एग्री विथ यू, किसी भी संस्था का अपमान नहीं होना चाहिए। अगस्त 2002 में 1-2 सवाल और हाँ सर, मैं अपनी बात रख दूं, फिर आप इसमें बोल दीजिए, आप जोड़ लीजिए। नहीं, आप ही से मुझे पूछना है। हाँ मैं बोल देता हूं, एक उदाहरण के साथ बोल देता हूं, आप बोल दीजिए। अगस्त 2002 में 20 अगस्त 2002 में एक सज्जन ने वर्तमान इलेक्शन कमिश्नर के बारे में कहा, क्या ये इलेक्शन कमिश्नर, मैं उनका नाम भी लूंगा, क्या ये इलेक्शन कमिश्नर अपने आदेश वेटिकन से लेता है, पोप से लेता है, माननीय सोनिया गांधी जी को चर्च में मिलता है? इस पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अगस्त 24 2002 में कहा वो व्यक्ति गलत था। वो व्यक्ति का नाम है आज के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये सम्मान हुआ? आप कहिए, मैं कहने को तैयार हूं राहुल गांधी जी को सम्मान करना चाहिए, आप बोलिए। चारू जी बोले मोदी जी गलत थे, ये फर्क है सर आप में और मेरे में, मैं गलत को गलत कहता हूं, आप नहीं कहता। धीरेन्द्र जी जल्दी से क्विकली 10 सेकंड, फिर ब्रेक लेना है, फिर चारू प्रज्ञा। धीरेन्द्र जी, मैं तसीम जी को सुन रहा था, अभी कहां से ये डेटा कर करके आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है, बोलते भी अच्छा है। रीमा जी के शो पे करना पड़ता है, हमारी मास्टर है वो। मैं बता रहा हूँ, आप झूठ भी इतने सफाई से बोलते हैं ना कि सच जैसा लगता है। मैं बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जी आदरणीय, उन्होंने कहा कि 44,000 स्क्वायर मीटर, एक बार कहा 4,000 स्क्वायर फीट, एक बार कहा 2,000 किलोमीटर। कौन सा उनको ये डेटा कहां से मिला? जबकि वो भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे थे, तो बोले आपको बताना पड़ेगा कि ये 2 अलग-अलग जगहों की टिप्पणी है। फिर अरे मैं एक मिनट सुन तो लीजिए। उसके बाद तीसरी बात जब वो बोलते हैं तो वो बोलते हैं कि किसी चरवाहे ने जो बकरी चरा रहा था उसने बताया। कौन से फिट से, कौन से मेजरमेंट से उन्होंने बात नाप करके आदरणीय राहुल गांधी जी को बताया था? कैसी बातें करते हैं चरवाहा के कहने पर? इसलिए कि आपके साथी चरवाहा विद्यालय खोले थे आदरणीय लालू प्रसाद जी, जो आपके मेंटर हैं, उनके कहने पर आप इस तरह का सवाल उठाते हैं? बेसिर पैर की बात करना देश हित में कहीं तो उचित नहीं होगा। पूर्वजों ने अक्साई चीन को दे दिया था, इस बात को तो आप बोलते नहीं है। ऐसे भ्रम देश के लिए नहीं करिए ना। पहली बात तो मैं अभी ब्रेक ले लेती हूँ, लेकिन मुझे यही कहना है कि सेना
कि किसी भी विषय पर कोई इतना बड़ा है एक्सपर्ट नहीं है जो सेना के विषय पर चर्चा का जवाब दे सके, क्योंकि सेना के मुद्दों पर सेना को ही हमें जवाब देने के लिए सोचना चाहिए, रक्षा मंत्री को सोचना चाहिए। तो कृपया करके सेना का जितना भी मामला है ना, अब राहुल गांधी इतने एक्सपर्ट हो सकते हैं, मेरे ख्याल से ना तो मैं एक्सपर्ट हूं ना ही हम लोग इतने बड़े एक्सपर्ट हैं कि सेना के ऊपर सवाल खड़ा करें और सेना के ऊपर जवाब देने की हमारे अंदर सक्षमता है। तो सेना के मुद्दे के अलावा जो राहुल गांधी तमाम बवाल किए हुए हैं उस पर जरा चर्चा करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जल्दी करो यार प्लीज, जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। चलिए जल्दी से चारू प्रज्ञा, उसके बाद सुषमा जी। देखिए, मैं बार बार एक ही बात दोहरा रही हूँ रीमा जी, जब कोई भी डिफेंस की बात आती है, अगर हमारे बॉर्डर्स की बात आती है, चाइना या पाकिस्तान की बात आती है, हमारी ड्यूटी है कि हम आर्मी के स्टेटमेंट को फाइनल स्टेटमेंट मानकर आगे बढ़े। हम अगर आर्मी को कोट कर रहे हैं वो सही है, लेकिन आर्मी के हर स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट करने का काम जो नेता कर रहे हैं उनको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये वाला केस इसी विषय को लेकर था। और उस विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से इस बात पर सवाल उठाना चाहूंगी, कैसे हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस तरीके की जिद और बचपने में फंसकर जीते हैं कि उनका जब मन आता है वो एक झूठ बोलते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनको चिट्ठी लिखी, उनको समन किया, उनको बोला आ जाइए मीटिंग के लिए। आप जो हम पर हर दिन एक नया आरोप लगा देते हैं उसको सुलझा लेते हैं। एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, हर एक बिंदु को उठाकर उसका जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ने। राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया? कोई भी जवाब नहीं दिया, एक भी जवाब नहीं दिया। ये आर्मी वाले सिलसिले में भी हमने देखा कुछ ऐसा ही हुआ। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पहली नहीं थी, ये भी मैं सबको याद दिला देना चाहती हूँ। रीमा जी, आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने वो बयान दिया था ना कि हमारे जवान पिट रहे हैं, ये उसी बयान के साथ कहा गया था हमारे जवान पिट रहे हैं। तब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी राहुल गांधी के खिलाफ एक टिप्पणी करी थी और कहा था आपके इस तरीके के स्टेटमेंट से हमारे सेना का मनोबल कम होता है और इस तरीके की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। वो वार्निंग उनके लिए काफी नहीं थी। उसके बाद वो आज भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद तक भी इसी तरीके के सवाल उठाते रहे। क्या समस्या है कि आप पहले सच नहीं बोल पाते और बिकॉज आप रोज झूठ बोलते हैं आपको एक आर्मी लगती है प्रवक्ताओं की आपको डिफेंड करने के लिए? सुषमा जी, अब ये वही बात है ना, अवमानना। अब एलजेपी भी यही कह रही है कि अवमानना का नोटिस क्यों ना दिया जाए सुषमा जी। और यही बात बीजेपी के एमपीज कह रहे हैं कि हम भी अब कोर्ट जाएंगे और प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ भी अवमानना का नोटिस देंगे, क्योंकि कोर्ट के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां देश में नहीं होती हैं और जो भी करता है उसके खिलाफ आप लोग भी जाते रहे हैं अवमानना के लिए। रीमा जी, अपेक्षा करती हूँ कि मुझे मेरी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। पहले तो जो कहा गया कि जब देखो तब तापिर जी और उन्हीं का संदर्भ दिया जाता है, तो जरा मैं चारू जी को याद दिला दूं कि सिर्फ तापिर ही नहीं बल्कि भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी, इन्होंने भी इस बात पर टिप्पणी की थी। ना सिर्फ टिप्पणी बल्कि राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत क्या हुआ था कि चीन के लद्दाख में लगभग 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन अब चीन ने अपने कब्जे में कर ली है और इसकी हमें जानकारी दीजिए। और इस पर सवाल खुले तौर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी पूछे हैं, सिर्फ तापिर ने नहीं। ये पहली बात।
अब दूसरी बात की जब देखो तब जब बोला जाता है कि सेना का सम्मान नहीं कर रहे, अरे सेना का सम्मान हम ही कर रहे हैं। सेना का सम्मान आप क्या जाने, अगर आप सम्मान करते तो आप अग्निपंख जैसी कोई योजना नहीं लाते। और रही बात सेना के सम्मान की, तो आज की सिंदूर के ऑपरेशन में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, उन सोफिया कुरैशी के लिए बड़ी ही अभद्र टिप्पणी करने वाले बीजेपी के सांसद को क्या आपने उनका सस्पेंशन किया? क्या आपने उनका इस्तीफा लिया? आपने कुछ भी नहीं किया, बल्कि सोफिया कुरैशी के सम्मान में हमने आवाज उठाई थी। रही बात तीसरी की ट्रंप की क्या बात आ गई और ट्रंप को क्यों बीच में लिया जा रहा है, तो हम आपको यह भी बतला दे कि हम बार बार पूछे जा रहे हैं, सदन में भी पूछ रहे कि एक बार तो मोदी जी बोले कि अरे भाई ये पूरा देश घूम रहे हो, 56 इंच का सीना लेकर घूम रहे हो, पूरा दुनिया भर घूम रहे हो, दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिस देश ने आपको खुलकर समर्थन दिया? और अगर भारत एक पूरा का पूरा संप्रभुता से युक्त राष्ट्र है तो भारत में सीज फायर करने का हक या उसका घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने ये सब ना बोलने की जगह नहीं मिली। ट्रंप को झूठा जवाब दे। चारू जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए, चारू जी प्लीज बोलने दीजिए। ट्रंप को झूठा साबित करने के लिए सदन में मोदी जी ने आवाज जगह नहीं उठाई। सुषमा जी, चारू जी एक मिनट रुकिए, बात करने सुनिए, दीजिए। मुझे मेरा सवाल है आपसे। एक मिनट सुषमा जी, ट्रंप को झूठा सुषमा जी साबित करने के लिए एक बार भी मोदी जी ने क्यों अपनी बात नहीं बताई? ओके, जो लोग बनकर बैठे ये पता तभी होता है जब संसद में डिबेट चल रही हो और विपक्ष ना सुने कि प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, गृह मंत्री क्या बोल रहे हैं, विदेश मंत्री क्या बोल रहे हैं, कितने देशों ने समर्थन दिया, इसके बारे में पूरा इतना लंबा स्टेटमेंट विदेश मंत्री ने दिया, प्रधानमंत्री ने बताया, गृह मंत्री ने बताया। अगर आप लोग सदन में बैठेंगे ही नहीं, वॉकआउट करके चले जाएंगे, आप सुनेंगे ही नहीं कि कितने देशों ने दिया समर्थन और सिर्फ 3 देश थे जो हमारे साथ नहीं थे। ये सारी स्टेटमेंट बच्चे को पता लग चुकी है, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी पार्टी ने नहीं सुना, नहीं सुन पाए आप लोग शायद। रीमा जी आप एंकर है, बीजेपी अरे भाई एंकर है तो गलत बयानी थोड़ी ना चलने देंगे। चैनल पर बैठ करके अनभिज्ञ थोड़ी ना हूँ मैं, एंकर हूँ तो मुझे देश की खबरें पता रहती है। मैं गलत खबरें नहीं चलने देती चैनल पर, एंकर होने का फर्ज है ये, बिल्कुल फर्ज है ये एंकर होने का। गलत खबरें अगर चैनल पर बोली जाएंगी किसी की भी तरफ से तो मेरा फर्ज है मैं ना चलने दूं, मैं उसको करेक्ट करूं। वो मैंने आपको करेक्ट किया है कि आपने नहीं सुना सही स्टेटमेंट। चारू प्रज्ञा जल्दी से। जी धन्यवाद, पहले इनको चुप करा दीजिए या म्यूट करवा दीजिए, थैंक यू। देखिए रीमा जी, और ये बात मैं बहुत आदर के साथ कह रही हूँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी गरिमा के खिलाफ है, अब सुनते रहना, क्योंकि जिस बात का जवाब हमारे रक्षा मंत्री, हमारे विदेश मंत्री, हमारे डीजीएमओ, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री सब दे चुके हो और बार बार उस सवाल को उठाया जाए तो शंका उठती है मुझे ऐसे लोगों की नीयत पर। और इस बात पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी, इनमें थोड़ी सी भी समझ होती, थोड़ी सी भी भारतीयता होती तो इस बात को ये दोहराते नहीं। अब एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, जो ये बार बार ऑपरेशन सिंदूर के सवालों में होने की कोशिश करते हैं, आपको पता है क्या है? कहावत है, पुराने जमाने की एक कहावत है, जब कहा जाता है कि आप सोते को जगा सकते हो लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ना, उनको जगाया नहीं जाता। तो ये जितने सारे विपक्षी नेता हैं, ये अपने 10 सेकंड के फेम के लिए ना अपना देश तक बेचाएंगे। ये बात आज इनको देखकर भी स्पष्ट हो गई है। इससे ज्यादा मैं कहना नहीं चाहूंगी। अच्छा हुआ आप मुझसे पहले बोली, क्योंकि मैं पहले बोलती तो और गुस्से में बोलती। ये नॉनसेंस टॉलरेट ये देश नहीं करेगा। ठीक है, नहीं तहसीन पूनावाला जी और मुन्ना जी, ये तो वही वाली बात हुई ना, फिर हैबिचुअल ऑफेंडर कौन है ये भी पता लग चुका है, किस पर कोर्ट लगातार टिप्पणी कर रहा है वो भी पता लग चुका है। गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने सदन में कहा कि भाई अगर आपके पास सबूत है तो दो। कोर्ट ने भी यही कहा सबूत है तो दो। कहां है सबूत? ऐसे तो वही बात हो गई, कुछ भी बोलो और निकल जाओ और माफी मांग लो, फिर बात खत्म। 100% अग्री आपसे करता हूं, सबूत ही नहीं है, अग्री करता हूं। विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहिए। कमेंट मत करो। नहीं, मैं तो कहता हूं नहीं सुनना चाहिए विपक्ष की बात।
और मैं चारू से 100% अग्री करता हूँ, सिर्फ सेना की बात सुनना चाहिए 100%। सेना पे आप अटके हुए हो, सेना के अलावा और भी टिप्पणियां हैं जिसका जिक्र हो रहा है। मैं बिल्कुल मानता हूँ। मुन्ना जी ने जिसका जिक्र किया ट्रंप को लेकर, जिसका जिक्र किया जा रहा है, वो बात क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो भी मैं आता हूँ। चुनाव आयोग को लेकर जो जिक्र किया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी कर लिए, चोरी कर लिए, चोरी कहाँ है सबूत? और अरुण जेटली जी सबसे लेटेस्ट झूठ, अरुण जेटली जी रोज झूठ बोलते हैं। अरुण जेटली जो दुनिया में नहीं है, उनके बारे में इस तरीके की बात करना। हर चीज पे आता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन इसमें कोई डिवीजन नहीं इस पैनल के ऊपर, जितने भी पैनलिस्ट और आप, कि सेना की बात को हमें मानना चाहिए। देख, उसमें कोई डिवीजन नहीं है। चारू ने भी बात कही, मेरे सीडीएस ने कहा मई 31 2025 को एक इंटरव्यू के अंदर, मैं उनको कोट करता हूं, सवाल ये नहीं है कि हवाई जहाज क्यों गिरे, सवाल ये है कि हमने हमारे एम्बिशंस को अचीव किया कि नहीं, टारगेट को, और हमने उसके बाद क्या रिकवरी ली। अब आप कहते हो कि सीडीएस की बात नहीं मानते, विपक्ष के नेता क्यों सवाल पूछते? चलो सीडीएस की बात नहीं मानते अनिल चौहान के, तो आप तो कैप्टन शिव कुमार जी, उस पर हम यहाँ क्यों बहस कर रहे हैं? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में 2 दिन लगातार बहस हुई है, 2 दिन लगातार, बिल्कुल हुई है, देर रात तक हुई है, बिल्कुल हुई है। तो आज हम 5 की पंचायत में ऑपरेशन सिंदूर पर क्यों बहस कर रहे हैं? इसलिए इस पर हम बातचीत करें। उस पर तो देश के सभी टॉप टू बॉटम हमारे मंत्री है, प्रधानमंत्री है, सब बोल चुके हैं। आई एग्री विथ यू। तो फिर उस पर क्यों विश्वास नहीं कर रहे हो? क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ता मेरे दोस्त चारू प्रज्ञा ने बोला कि आर्मी की स्टेटमेंट को फाइनल लेना चाहिए, तो मेरे आर्मी की स्टेटमेंट को मेरे प्रधानमंत्री काउंटर कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, मैं तो चारों से अग्री कर रहा हूं, तो मेरे प्रधानमंत्री और मेरे रक्षा मंत्री क्यों मेरे सीडीएस के स्टेटमेंट से डिसएग्री कर रहे हैं? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं बीजेपी के पास। अब मैं आता हूं दूसरे स्टेटमेंट पे, अब मैं आता हूं दूसरी बात पे, ट्रंप की बात पे। जी बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, बोलूं प्लीज? बोलो बोलो। अब आप इतने सारे प्रूफ लेकर, इतनी सारी बातें लेकर आए हो, राहुल गांधी जी के वकील तो अभिषेक मनु सिंघवी जी थे ना कोर्ट में, मैं होता तो और बेटर होता। वकील है, इतने नामी वकील हैं, वो क्यों कुछ तर्क लेके कोर्ट में नहीं गए कि सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना पड़ा कि आप जो बयानबाजी कर रहे हैं उसका प्रूफ, उसका डॉक्यूमेंटेशन दे दीजिए। देखिए, कोर्ट ना सबूतों पे, तर्कों पे, कानून के आधार पर चलता है, राहुल गांधी की मनमर्जी पर नहीं चलता। चारू मैं इसे डिसएग्री करता हूं, सुप्रीम कोर्ट प्रूफ पे नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट फैक्ट ऑफ लॉ पे जाता है, और फैक्ट ऑफ लॉ पे हाई कोर्ट गलत था, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जर्वेशंस देना चाहिए? नहीं, मैं आज भी कहता हूं चारू, चाहे वो मोदी जी हो या राहुल जी, नहीं देना चाहिए। वो दिन दूर नहीं, सुप्रीम कोर्ट प्राइम मिनिस्टर को समन करेगा। मैं जो कह रहा हूं उसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में से काम करना चाहिए। धीरेन्द्र जी, अब क्योंकि बिहार की बात है और चोरी हो गए, वोट चोरी हो गए, अब 2024 में संविधान चोरी हो गया, ये आरोप लगे थे, अब बिहार में वोट चोरी हो गए, राहुल गांधी ये कह रहे हैं, तो अब कहीं तो कुछ रियायत बरतनी चाहिए ना, या ये मुद्दा लग रहा है अब बैकफायर कर जाएगा? क्योंकि झूठ और बिना सबूत के बात, दोनों में मतलब कोई फर्क तो रहा नहीं है। देखिए आदरणीय राहुल गांधी जी और जनरल मुनीर में मैं कोई फर्क नहीं समझता हूँ। जिस तरह से लड़ाई हारने के बाद भी उनको ऑब्जेक्शन लेता बड़े तगमे दिए जा रहे थे, ऑब्जेक्शन लेता हूँ। हमारी जो भी डिफरेंसेस है उस आसिम मुनीर से नहीं कंपेयर करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ। नहीं भाई, ये गलत है। वो विपक्ष के नेता है, आप उनकी तुलना आसिम मुनीर से कर रहे हैं। तो आप इसलिए बताइए कि ये आपके पार्टनर हैं तेजस्वी यादव जी, 2 आईडी बनाकर रखे, आप बोलिए कि वो गलत किए हैं, वो असल में वो चोरी कर रहे हैं वोटों का, आप ये बता दो मेरे को, मैं मान जाऊंगा। ये तो अपने देश की बात है, कंपेयर करो कि ये गलत कर रहे हैं, वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी जी लगा रहे हैं और चोरी उनके पार्टनर कर रहे हैं, आप इसको चुकाएंगे? जो अवस्था को अपडेट करते हैं, आप इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? आप उसको बताइए कि कैसे 6.2 के हिसाब से हमारा दर चल रहा है और आप कह रहे हैं कि सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था को अपडेट कर रहे हैं। किसके कहने पे कर रहे हो भाई, ये बता दो देश को। ऐसे ही गुमराह करने से तहसीन भाई, आप तो हल्की बातें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि आपको प्रेम है कांग्रेस से, आप सोच रखते हैं राहुल गांधी जी के लिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन क्या उस राहुल गांधी जी के लिए रखते हैं जिनको देश प्रेम पर सवाल, जिनके देश प्रेम पर सवाल उठता हो, अपने देश के लोगों को गुमराह करने का जिनको आरोप लगा हो? सुषमा जी, ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि कुछ ही दिन हुए थे, वीर सावरकर का मुद्दा उठा था और आप ही की पार्टी ने सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन उसमें रेज किया था कि राहुल गांधी चुप हो जाओ, मत बोलो इस पर, वीर सावरकर पर। और आज वही संजय राउत राहुल गांधी को डिफेंड कर रहे हैं। अब वीर सावरकर के मुद्दे पर आप ही की पार्टी थी ना जो राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी हुई थी?
सुषमा जी, ये तेजस्वी जी वाले पे तहसीन जी से जवाब दिलवा दीजिए मुझे रीमा जी। हाँ दे रहे हैं, एक मिनट। सुषमा जी, हाँ, मैं बार बार एक ही, जब आप राहुल जी पर इतनी आपत्ति सारे लोग जता रहे हो, नहीं तो इतनी हमारी बस आपत्ति नहीं, वीर सावरकर पर भी हुई थी ना, वो आप ही की पार्टी ने की थी। अरे भाई, एक सवाल का तो जवाब पहले लीजिए। एक इतना ही सवाल हम पूछे जा रहे हैं कि सदन में जो सवाल पूछा था कि अगर भारत एक समूचा एक सार्वभौम राष्ट्र है तो भारत में सीज फायर कराने का हक ट्रंप को क्या है? एक बार मोदी कहे कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, सीज फायर हमने ही कराया, ट्रंप झूठे हैं। एक बार बस मोदी कह दे, मोदी क्यों नहीं कह पा रहे हैं? और इस पर सदन में कोई या बात तो नहीं सदन की करता है, कार्रवाई को ये नहीं देखते हैं रीमा जी कांग्रेस के लोग, या तो फिर ये सुनते नहीं है बाहर में भी। अंदर में क्या बोला गया था, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, पूरे भाषण तो उनके वक्तव्य को पढ़िए। धीरेन्द्र जी, मैं बोलूं धीरेन्द्र जी? हाँ बिल्कुल बोलिए ना। अगर सारे देशों ने आपको समर्थन दिया था तो फिर क्या जरूरत पड़ी कि आपको अलग अलग सांसदों की टीम बनाकर अलग अलग देशों में जाकर कि हमने क्या किया है यह समझाने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर इतना समूचा दुनिया अगर मोदी जी घूमे थे तो एक भी देश खुलकर सामने क्यों नहीं आया? अरे ये सवाल पूछना गलत है, और अगर ये सवाल पूछा तो मैं बोलूंगी तो आप फिर कहेंगी, अब मैं बोलूंगी तो फिर आप कहेंगी कि आप तो एंकर हैं, आप बोल रही हैं, लेकिन फिर मुझे आपको करेक्ट करना पड़ेगा, सुषमा जी, कि ये सभी को बच्चे को एक सेकेंड, ये बच्चे को देश के पता चल चुका है और पता है ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, कोई सीज फायर नहीं हुआ है। हुआ है क्या? 10 सेकंड इस पे। सीज फायर कब हुआ? 10 सेकंड इस पे। सीज फायर शब्द का इस्तेमाल सेना ने कब किया भाई? 10 सेकंड रीमा जी। किसके सामने किया था? कहां बैठकर किया था सेना ने इस शब्द का इस्तेमाल? बार बार कहा गया ऑपरेशन इज ऑन। रीमा जी 10 सेकंड लीजिए। सुषमा जी 10 सेकंड रीमा जी 10 सेकंड धीरेन्द्र, मैं आपके सवाल का जवाब। रीमा जी ने बिल्कुल सही कहा। सुषमा जी 10 सेकंड यार, सुषमा जी बिल्कुल सही कहा। सुषमा जी 10 सेकंड। रीमा जी ने बिल्कुल सही कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज है, कोई सीज फायर नहीं है। बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही। सुनिए ना प्लीज। फिर पॉज है, सीज फायर नहीं हुआ, तो उस घटिया देश पाकिस्तान के साथ हम क्रिकेट क्यों खेल रहे सितंबर 14 को? और उस प्रेस रिलीज उन्होंने निकाला कि ये ब्लॉकबस्टर मैच है और इसके बाद और एक मैच होगा। हर एक भारतीय की छाती पे गोली मारने का जो काम पाकिस्तान ने किया है, क्यों बीसीसीआई और आईसीसी उसको रिजेक्ट नहीं करता? ये मेरा सवाल है। खून खोलता है इसको सुनकर। ठीक है मुन्ना जी, खून को शांत करिए। ये डाई हार्ट है राहुल गांधी जी के, मैं मानता हूं भाई। जैसे जितना जल्दी वो गोल पोस्ट बदलते हैं, उससे तेजी से मेरे तसीम भाई बदल लेते हैं। अभी बात क्या हो रही थी कि इन्होंने पूछा कि विपक्ष के नेताओं को विदेश में क्यों भेजा गया। माननीय अटल जी को श्रीमती गांधी ने भेजा था क्या? श्रीमती गांधी कमजोर प्राइम मिनिस्टर थी। मैं आप ही से सवाल पूछना चाहता हूँ। नरसिम्हा राव जी ने भेजा था। हाँ, नरसिम्हा राव जी ने। जी बताइए, मैं बता रहा हूँ कि आपके देश प्रेम को इंटरनेशनली मुहर लगाया कि देश के सवाल पर मेरे देश के चाहे किसी भी पक्ष में बैठने वाले लोग हो, सब लोग एक हैं, और इसका प्रकटीकरण विश्व के हर एक देश में जाकर के बताया गया है। तहसीन भाई भी इससे इत्तेफाक रखेंगे, और इस पर कोई सवाल नहीं है कि विपक्ष के लोग क्यों जा रहे हैं, क्योंकि देश सर्वोपरि है। सिवाय एक आदमी के, आदरणीय राहुल गांधी जी को अगर आप लोगों की भावनाओं, देश की भावनाओं का अगर समझ हो जाए थोड़ी सी, तो मुझे लगता है कि उनके लिए तो सबसे ज्यादा भला होगा, देश का भी कुछ भला होने की गुंजाइश बनी रहेगी। इसलिए मेरे ख्याल से जवाब मिल गया अब, क्योंकि आपकी पार्टी से प्रियंका चतुर्वेदी भी गई और कल पीएम से मिली भी हैं वो। अगर ऐसी बात होती तो नहीं मिलती ना, अगर उनको कुछ डाउट्स होते तो। नहीं, मैं फिर भी और फिर एक बार यही बात दोहराऊंगी कि चारू जी मुझे बतला दे कि मोदी जी एक बार खुलकर क्यों नहीं सदन में कह रहे हैं कि भाई जो कुछ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो झूठ है, डोनाल्ड ट्रंप झूठे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की कोई बात में सच्चाई नहीं है। उसने बोला, प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी तीसरे पक्ष की हस्तक्षेप नहीं थी।
चारू जी जवाब दे दीजिए। देखिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड सवाल आप कई बार पूछ चुकी हैं और पिछली बार मुझे नहीं लगता कि मेरे जवाब में सख्ती की कमी रह गई थी, लेकिन अगर आपको कमी लगती हो तो मैं फिर से आपको एक स्पष्ट रूप से बात बताती हूँ। आपके जैसे बचकाने शब्दों का इस्तेमाल हमारे प्रधानमंत्री ने अच्छा हुआ नहीं किया, लेकिन उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसका नतीजा आज पूरे देश के सामने, पूरे विश्व के सामने। अगर आपका नैरेटिव सही होता ना तो भारत के ऊपर टैरिफ्स नहीं होते, ठीक है। और सीरियस मुद्दों पर जो आप ये खिलखिलाने लगती है ना, मुझे ऐसे लगता है कि आप ये दिखाती है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता देश में क्या चल रहा है। रीमा जी वापस मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि सुषमा जी जहां से भागने की कोशिश कर रही है मैं वहां सवाल उठाती हूँ। कोर्ट ने टिप्पणी करी राहुल गांधी के ऊपर वीर सावरकर को लेकर, वीर सावरकर के ऊपर रीमा जी मैं नहीं कर पाऊंगी इस तरीके से बात। नहीं सुषमा जी, ये सवाल मैंने भी खड़ा किया था जिसको आप डक कर गई थी। ये सवाल तो पूछा ही जाएगा ना जो चारू प्रज्ञा पूछ रही है वीर सावरकर के मुद्दे पर क्या हुआ। राहुल गांधी के झूठ के साथ खड़ी हैं और चुन लीजिए अपनी जगह और सही चुनिएगा। चारू जी पहले सवाल का तो जवाब दीजिए कि ट्रंप दे चुकी हूँ। मुझे शर्म आ रही है कि आप मेरे साथ टीवी स्क्रीन शेयर कर रही है, मैं माफी चाहती हूँ। मुझे शर्म आ रही है कि आप जैसा इंसान इतने जवाब देने के बाद भी अंधा गूंगा बहरा बन के बैठा है, क्योंकि आपका नैरेटिव देश के खिलाफ ही चलना चाहिए। मोदी जी एक बार बोले खड़ी है या आप राहुल गांधी के साथ खड़ी है, चुन लीजिए। सुषमा अंधारे जी, सुषमा जी नहीं, ये सुनिए, ये एक तो मजाक का विषय नहीं है सुषमा जी, ये देश की आन बान शान का विषय है और ये विदेश नीति का विषय है सुषमा जी। और सुषमा जी सुनिए ना, ये इस तरह से हल्के में तंज करने का विषय नहीं है, ये एक बहुत गंभीर मसला है जिसमें सुनिए ना सुषमा जी, मेरे ख्याल से आपने सदन की बहस नहीं सुनी, मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। चारू जी ने संक्षेप में बताया, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ डिटेल में। प्रधानमंत्री ने बताया कि वो सीसीएस की बैठक में थे, उसके बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति का 4 बार फोन आया, फिर प्रधानमंत्री ने उनको कॉल बैक किया, फिर प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा क्या हुआ भाई, आपके फोन आ रहे थे, तब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कोई बड़ा हमला या कुछ करने वाला है, तो प्रधानमंत्री ने कहा हम बिल्कुल हर चीज के लिए मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये है स्टैंड भारत का ट्रंप को लेकर। अब ये तो प्रधानमंत्री ने सदन में बताया ना, और कहां बताना चाहिए आप बताइए, फोन करके बताना है, कैसे बताना है मुझे नहीं पता। सदन में जो बात कही जाती है उस बात पर पूरे देश को विश्वास होता है, पूरे विश्व को विश्वास होता है, लेकिन सुषमा जी को नहीं हो पा रहा, मुझे लग रहा है नहीं हो पा रहा सुषमा जी। रीमा जी मैं 10 सेकंड लेती हूँ सिर्फ, मैं 10 सेकंड लीजिए, फिर और भी मेहमान है, जल्दी से। रीमा जी मैं एक ही बात बोले जा रही हूँ कि आप वीर सावरकर पर नहीं बोलेंगी, लेकिन सुषमा जी प्लीज सदन में को जवाब दीजिए। आपकी और सारे सभी देशों ने हमारे बीच में नहीं आना चाहिए, लेकिन सदन में मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ऐसा क्यों बोलेंगे वो? अब आपके हिसाब से तो नहीं बोलेंगे ना, उनको जो बोलना है वो अपनी भाषा का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे नहीं होता रीमा जी, जो विपक्ष करेगा वही नैरेटिव चलाना है क्या? मतलब ये है ना कि वीर सावरकर की झूठ शब्द अनपार्लियामेंट्री है सुषमा जी, सदन में नहीं बोला जाता है। जवाब दे दो, संसद में अनपार्लियामेंट्री है, झूठ शब्द नहीं बोल सकते। जवाब देना मुश्किल हो जाता है। सुषमा जी देखिए कमाल की बात है, आप यही आपकी बुरी आदत है। सुषमा जी जवाब दे दूं प्लीज, मैं जवाब दे दूं। बचकानी हरकतें छोड़ दीजिए बचकानी हरकतें। जब आपके पास जवाब नहीं होते ना तो आप ये सारी हरकतें करते हो। डटकर सवालों का जवाब देना सीख लीजिए और यहाँ बात का जवाब दीजिए कि सुषमा जी आप सुन रहे हैं क्या बोला जा रहा है? सुषमा जी प्लीज सुना करिए, डिबेट में क्या हो रहा है। आपको वीर सावरकर पर कोई जवाब देना है या मैं आगे बढ़ूं? वीर सावरकर के मुद्दे पर आपने मुद्दा छोड़ दिया है क्या? नहीं, मुझे मेरा पहले मुद्दे का जवाब ही नहीं। अरे कितनी बार जवाब चाहिए? जवाब मिल चुका है। अरे भाई जवाब मिल चुका है। ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक बार एक कोई सबूत दिखाइए, चलिए ट्वीट ही कीजिए। 10 सेकंड मुन्ना जी 10 सेकंड कर दीजिए आप 10 सेकंड मुन्ना जी 10 सेकंड। वो जवाब दे रहे हैं। अरे सुनिए भाई,
तो सुषमा जी, जिस शब्द का आप इस्तेमाल टीवी पे कर रही है ना, सदन के अंदर में वह नहीं बोला जा सकता। संसदीय भाषा आप बोल रही हैं यहाँ पर भी, और वहां पर आप बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर बोले, यह संभव नहीं है। लेकिन संसदीय भाषा में पूरी बातों को बताया गया, ना आपके नेता समझ पाते हैं और आप तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाती हैं। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जितना बोल करके आप लोगों को भेजा जाता है कि एंकर से लड़ाई करो, अपनी बात को सिर्फ बोलो, और जो पूछा जाए उसका जवाब ना आपके नेता देना चाहते, ना आप लोग देना चाहते। बाकी देश के लोग तो आपको देख ही रहे हैं ना, लगातार हर एक चुनाव में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी खास मेहमान 5 की पंचायत में हमारे साथ जुड़े, और इसीलिए सिर्फ मुद्दा उठाना और मुद्दे पर डक कर जाना ये भी ठीक नहीं है। संसद में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कोड ऑफ कंडक्ट, अनपार्लियामेंट्री और ये सब माने जाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए सदन में जो एक एक शब्द बोला जाता है उसको सबको सुनना चाहिए। 5 की पंचायत में आज इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।